बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सी शार्प के साथ आप डेटाबेस के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। डेटाबेस एक बहुत अहम चीज़ है और देखेंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहले आज के कंटेंट्स हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, यानी कि इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पहले क्या कुछ आना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि डेटाबेस की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है यानी कि DBMS है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मशहूर डेटाबेस सिस्टम्स कौन कौन से हैं, और फिर SQL सर्वर क्या है, और फिर हम देखेंगे ADO.NET को। तो सबसे पहले हम प्री रिक्विजिट्स पर नज़र डालते हैं। प्री रिक्विजिट्स से मुराद ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से आनी चाहिए। आपको डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि टेबल, कॉलम और रोज़ क्या होती हैं डेटाबेस में और उनकी क्या अहमियत है। ER मॉडलिंग क्या है, यानी कि एंटिटीज़ और रिलेशनशिप क्या है, एंटिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी रिलेशन, वन मैनी टू मैनी रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें इसके हवाले से होती हैं। ये सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिहाजा ये कंसीडर किया जा रहा है कि आपको ये चीज़ें मालूम है। अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट वीक है तो दोबारा एक दफ़ा जाकर इन पर नज़र डालें। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट इसके अंदर ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन आपको इनका आइडिया होना चाहिए। फिर नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आप डिपेंडेंसीज़ को रिमूव करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। कीज़ क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है। और फिर हमारे पास SQL लैंग्वेज की बेसिक्स हैं। SQL एक छोटी सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको डेटाबेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं होती, छोटी सी एक स्क्रिप्ट ही है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा माहिर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या होती है और कि उसकी क्यूरीज़ को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस पे नज़र डालते हैं कि हर एप्लीकेशन के अंदर कोई ना कोई डाटा ऐसा होता है कि जिसको कि आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप उसको परमानेंटली स्टोर कर सकें। जैसा कि कोई गेमर है, वो कोई गेम खेल रहा है, उसके अंदर उसने कुछ लेवल अर्न किए हैं या कुछ पॉइंट्स विन किए हैं, और फिर वो अपना PC बंद करके चला जाता है और अगले दिन दोबारा वापस आता है और दोबारा से अपनी गेम को शुरू करता है। तो उसकी ख्वाहिश होगी कि जहाँ वो कल छोड़ कर गया था वहाँ पर वहीं से दोबारा शुरू करे, तो वही पॉइंट्स उसको मिल जाएं और वही लेवल उसको मिल जाए ताकि आगे वो गेम शुरू करे। तो इस दौरान वो डाटा कहाँ स्टोर होगा, क्योंकि गेम तो रैम में चल रही थी, वो जो ही PC बंद किया वो गेम एंड हो गई। लेकिन जो उसका डाटा है वो परमानेंटली किसी जगह पे स्टोर होता है। तो आमतौर पे हम उसको अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसा कि हार्ड डिस्क है या SSD अवेलेबल है आजकल, तो वहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, हार्ड डिस्क या SSD के ऊपर जब हम डाटा को स्टोर करेंगे तो वो डाटा जो है वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल में भी स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जब हम system.io को इस्तेमाल करते हुए इन टेक्स्ट फाइल्स को स्टोर करते हैं तो कुछ मसाइल तो ये है कि टेक्स्ट फाइल का डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि अगर आपके सिस्टम में मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं तो फिर आप उनके दरमियान रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाएंगे टेक्स्ट फाइल के अंदर। इसकी वजह से आपका डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा। दूसरा ये कि टेक्स्ट फाइल सिक्योर नहीं होती, कोई भी शख्स इन फाइल्स को ओपन कर सकता है और डिलीट कर सकता है और उनके अंदर डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है। और थर्ड वन ये है कि जैसे जैसे टेक्स्ट फाइल का साइज़ बड़ा होता जाता है तो उसके परफॉर्मेंस इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। फ़ाइल देर से रीड होती है, देर से राइट होती है। तो कंप्यूटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हम कतई नहीं चाहते कि हमारा वक्त ज़ाया हो या यूज़र को इंतज़ार करना पड़े। तो इसीलिए जो है वो हम परफॉर्मेंस को भी ख़ुसूसी अहमियत देते हैं। तो यहाँ पर डेटाबेस का रोल सामने आता है और इस मकसद के लिए ख़ास सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस का फिज़िकल डिज़ाइन बनाते हैं। मीन्स के पहले आपने डेटाबेस के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली, डाटा को नॉर्मलाइज़ कर लिया, टेबल्स, एंटिटीज़, कॉलम्स, रिलेशनशिप्स, रोज़ वगैरह आपने डिफ़ाइन कर ली और उसके बाद फिर आप उनको एक सॉफ्टवेयर की मदद से सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इसकी मदद से आप टेबल बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, रोज़ बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। ये आप काम DBMS के अंदर करते हैं। कागज़ पे तो आप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब आप उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फिर DBMS की मदद से आप क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि आप डाटा को क्रिएट करते हैं, डाटा को रिट्रीव करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये सारे काम भी आप DBMS की मदद से परफॉर्म कर रहे होते हैं। याद रखें कि डेटाबेस के ऊपर यही 4 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, इसके अलावा डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होते। फिर DBMS जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया
कि DBMS का एक बहुत अहम काम ये भी है कि वो डाटा को सिक्योर रखे। मींस कि DBMS जो है वो अलग से एक सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर एक्सेस के लिए आपको जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह देना पड़ सकता है, यानी कि आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, इसके बगैर आप DBMS के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो DBMS जो है वो आपके डाटा को सिक्योर भी करता है। और फिर इसी तरह हमारे जो परफॉर्मेंस इश्यूज़ हैं उनको भी DBMS रिज़ॉल्व करता है। ये बात जहन में रखें कि परफॉर्मेंस इश्यूज़ जो हैं ये हमेशा के लिए, हर वक्त के लिए रिज़ॉल्व नहीं होते कि आपने DBMS इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं DBMS की मदद से अपने परफॉर्मेंस इश्यूज़ को। फिर कुछ एक्स्ट्रा काम भी DBMS करता है, जैसे कि ये बैकअप लेता है, ये परफॉर्मेंस ये माइग्रेशंस परफॉर्म करता है। डाटा को आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेकर जाना है तो सिस्टमेटिकली मेथड से जरिए आप इसको माइग्रेट कर सकते हैं। फिर ये यूज़र प्रिविलेजेस को भी डिफ़ाइन करता है। मींस के आपने यूज़र के इसके अंदर आप यूज़र के रोल बना सकते हैं कि कौन से लोग डाटा को क्रिएट करेंगे, कौन से लोग रिट्रीव करेंगे, कौन से लोग अपडेट करेंगे, कौन से लोग डिलीट करेंगे। आप तय कर सकते हैं। बाज़ लोगों को आप सारी प्रिविलेजेस दे दें कि वो सारे क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। कुछ लोगों को आप कहें कि नहीं, वो सिर्फ रिट्रीव कर सकते हैं, तो ये आप उसके अंदर यूज़र रोल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जो भी ऑपरेशन डाटाबेस के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक यूज़र आता है, वो कोई डाटा क्रिएट कर देता है, कोई दूसरा यूज़र आता है वो डाटा को रिट्रीव करता है, कोई तीसरा यूज़र है वो अपडेट करता है, एक चौथा यूज़र है वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जो जो ऑपरेशन डाटाबेस के ऊपर परफॉर्म हो रहे होते हैं उसका लॉग भी क्रिएट होता है, यानी कि पता लगता है कि कौन से आदमी ने किस वक्त ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये सारी जिम्मेदारियाँ हमारे DBMS की हैं। कुछ मशहूर DBMS पर नज़र डालते हैं, बहुत मारूफ हैं ये। SQL सर्वर है, MS एक्सेस है, MySQL है, MariaDB है, PostgreSQL SQL है और SQL Lite है। ये मुख्तलिफ DBMS हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों ने बनाए हुए हैं। हर DBMS की कुछ खसूसियात हैं, कुछ उसके प्रोज हैं, कुछ उसके कॉन्स हैं। हम इसमें SQL सर्वर को देखेंगे और SQL सर्वर को इस्तेमाल करेंगे इस लेक्चर में। तो हम देखेंगे कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी एप्लीकेशन डाटाबेस सिस्टम के साथ काम कैसे करती है। यहाँ पे आप देखें तो आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक तरफ हमारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको फॉर्म नज़र आ रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड और अदर डाटा लिखने की जगह है, और सेव का बटन नज़र आ रहा है। जब आप सेव का बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये डाटा जो है वो DBMS में जाकर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। यहाँ पे टेबल की शक्ल में डाटा आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह जब आप इसको रिट्रीव करना चाहेंगे तो इसी टेबल से डाटा उठाकर जो है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर शो भी करवा दिया जाएगा। अलबत्ता ये बात समझने की ज़रूरत है कि DBMS एक अलग से एप्लीकेशन है, अलग से एक सॉफ्टवेयर है। ये खुद से एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इसके अपने चलने का एक तरीक़ाकार है, खुद से ये अपने आप को मैनेज कर रहा होता है और सिक्योरिटी इसका बड़ा अहम इशू है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर एप्लीकेशन डायरेक्टली जो है वो डाटा DBMS में डाल दे या डायरेक्टली DBMS से डाटा पिकअप कर ले। तो दरमियान में आपको एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ता है जो कुछ प्रोटोकॉल्स डिफ़ाइन करता है जिसकी मदद से आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो पहली स्लाइड यानी कि कंटेंट वाली स्लाइड में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था ADO.NET। तो वो ADO.NET यही ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन और डाटाबेस के दरमियान एक ट्रस्टवर्दी कनेक्शन जनरेट करता है। और इस सॉफ्टवेयर को हम जनरली ड्राइवर कहते हैं। ADO.NET एक ड्राइवर है। इसके अलावा और बहुत सारे ड्राइवर इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि JDBC या ODBC, जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के हवाले से भी मुख्तलिफ है। अब हम SQL सर्वर पे आ जाते हैं। हमने कहा था कि हम अपनी इस लेक्चर के अंदर जो है SQL सर्वर को इस्तेमाल करेंगे। तो SQL सर्वर क्या है और कैसे काम करता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे अहम बात यह है कि SQL सर्वर को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के डेवलप करने का मतलब ये है कि SQL सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और C# भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि SQL सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट की दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान, जो माइक्रोसॉफ्ट की दोनों प्रोडक्ट्स हैं, इनके दरमियान बड़ी अच्छी इंटीग्रेशन है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन का मसला नहीं होगा। दूसरा, ये सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन है। नाम से जाहिर है कि ये सर्वर है। जो MS एक्सेस है ये भी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, लेकिन वो सर्वर बेस नहीं है। लिहाजा हम उसको बड़े डाटाबेसेस में या ऐसे डाटाबेसेस जो कि नेटवर्क पे चल रहे हों, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपकी एक शॉप है, पॉइंट ऑफ सेल है, जिसके ऊपर 3-4 कैश काउंटर बने हुए हैं। लोग आते हैं और वहाँ पर अपने बिल तैयार करवाते हैं जो उन्होंने ख़रीदारियाँ की हैं।
तो डेटाबेस एक सिस्टम सिंगल सिस्टम पर होता है, जबकि एप्लीकेशन जो है वो 4-5 काउंटर्स पर इंस्टॉल होती है। वो सारी एप्लीकेशन जो हैं वो एक ही डेटाबेस को डाटा भेज रही होती हैं या वहाँ से डाटा रिट्रीव कर रही होती हैं। तो सर्वर बेस जो आपका SQL सर्वर है, ये आपको फैसिलिटी देता है कि एक सिंगल कंप्यूटर पे आप इसको इंस्टॉल करें और इसके अलावा आप उसको मल्टीपल कंप्यूटर से एक्सेस कर सकें। एक्सेस में ये खूबी नहीं है, एक्सेस एक सिंगल कंप्यूटर पर जो है वो इंस्टॉल होता है, उसी के ऊपर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा डेटाबेस टूल है जिसको आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये फ्री भी अवेलेबल है। जो इसका फ्री एडिशन है वो एक्सप्रेस कहलाता है, जबकि इसका जो कमर्शियल एडिशन है वो एंटरप्राइज वेब या डेवलपर की शक्ल में आपको मिलता है। तो जिस तरह हम अभी स्टूडेंट लेवल पर हैं तो हम फ्री एडिशन इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता अगर कोई प्रोफेशनली इसको अपने पास इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको इसका लाइसेंस ख़रीदना चाहिए। जब आप सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी। एक तो ये है कि ये SQL सर्वर इंस्टॉल होगा। जो एक्सप्रेस आप डाउनलोड करेंगे फ्री इसका एडिशन माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से सिर्फ सर्वर डाउनलोड होगा। आप उसको डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल कर लें। सर्वर इंस्टॉल होने का मतलब ये है कि अब आप इसके ऊपर क्यूरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सारा काम आप इसके ऊपर कर लेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये सारा जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये कमांड लाइन परफॉर्म करेगा, आपके पास GUI नहीं होगा। तो GUI की हेल्प के लिए जो है वो यहाँ पर आपको एक और टूल मिलता है जिसका नाम है मैनेजमेंट स्टूडियो, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको आप GUI इस्तेमाल करते हुए ये सारे काम कर सकते हैं, यानी कि आप डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज चला सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, आप स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं, जब क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं GUI फॉर्मेट में। बाकी लेक्चर में जो है वो हम SQL सर्वर डाउनलोड करते हैं और मैनेजमेंट स्टूडियो को डाउनलोड करके फिर हम देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। SQL सर्वर की प्रॉपर्टीज़ पर नज़र डालते हैं। एक तो ये है कि एडमिन एक्सेस के साथ है, आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इसके अंदर जो है वो लॉगिन होना पड़ता है। फिर ये सर्विस के तौर पे इस्तेमाल होता है। सर्विस के तौर पे इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा। इसी तरह जो ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और जब आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली और टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये एक सर्विस है। फिर इसकी प्री कंपाइल्ड क्यूरीज इसके अंदर एग्जीक्यूट की जा सकती हैं, जैसे कि स्टोर प्रोसीजर या और फंक्शन। ये भी हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं और उनका क्या फ़ायदा है। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये इसका बहुत बड़ा जो मकसद है DBMS का, वो परफॉर्मेंस को मैनेज करना है। डाटाबेस जब बहुत बड़ा हो जाता है, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंट्रीज होना शुरू हो जाती हैं, तो सब परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है तो वो SQL सर्वर कर लेता है। और थर्ड जो है वो है हमारे पास प्रोफाइलर। ये एक एक्स्ट्रा टूल है, ये बड़े काम का टूल है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे। जी, अब हम देखते हैं कि SQL सर्वर इंस्टॉलेशन, SQL सर्वर और मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉलेशन के बाद कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम SQL सर्वर को देखेंगे। आप रन में जाकर सर्विसेज लिखें और यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर में जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं या इंस्टॉल हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करके S में ले आएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि SQL सर्वर एक्सप्रेस जो है ये इंस्टॉल है और इस वक्त ये रनिंग में है, यानी कि ये चल रहा है बैकग्राउंड में और ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। यानी कि डबल क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ फर्दर भी देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आमतौर पर इसको इस तरह से आपको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास इस मकसद के लिए एक स्पेशलाइज्ड टूल है और वो है हमारे पास SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो यहाँ से जो है वो आप ये इंस्टॉल है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, क्योंकि ये इस वजह बड़ा सॉफ्टवेयर है। जी, सबसे पहले जो है वो आपने इसके अंदर लॉगिन होना है।
मैंने आपको बताया था कि ये एक सिक्योर सिस्टम को मैनेज करता है, लिहाजा इसके अंदर लॉगिन होना ज़रूरी है। लेकिन लॉगिन के भी हमारे पास दो मोड हैं। पहला हमारे पास कहलाता है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड और दूसरा हमारे पास कहलाता है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड। दूसरे भी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि विंडोज़ ऑथेंटिकेशन या सर्वर ऑथेंटिकेशन। अगर आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके विंडोज़ के यूज़र नेम और पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करेगा। इसके अंदर आप देखेंगे जब हमने विंडो पे रखा तो ये आपको ग्रे नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूज़र नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपकी कंप्यूटर का जो यूज़र है या विंडो का जो यूज़र है वही जो है इस वक्त इसका एडमिन बन गया है। लेकिन अगर आप इसके अंदर सर्वर ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको लॉगिन नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। फ़िलहाल हम विंडोज़ पे जाते हैं और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करने का मतलब ये है कि आपका मैनेजमेंट स्टूडियो आपके इस सीक्वल सर्वर के साथ इस स्पेसिफिक सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। याद रखें कि एक कंप्यूटर सिस्टम पर आप एक से ज़्यादा सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर सर्वर्स की जो लिस्ट है वो मिल सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप चाहें तो इसको नेटवर्क पर भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि आप ब्राउज़ मोर पर जाएं और यहाँ पर नेटवर्क सर्वर भी आप ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको लोकल सर्वर पर ही इंस्टॉल किया हुआ है, लिहाजा लोकल पर ही हम जाएंगे और कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ये इंस्टॉल हुआ है और ये इसके साथ जब आप देखेंगे एक छोटा सा एरो बना हुआ है ग्रीन कलर का, इसका मतलब ये है कि ये रनिंग मोड में है। अच्छा, वहाँ पर हमने सर्विसेज में देखा था कि स्टार्ट स्टॉप के ऑप्शन मौजूद हैं, तो यहाँ से भी आप अपने सर्वर को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप स्टार्ट, स्टॉप, पॉज वगैरह के ऑप्शन जो हैं या रीस्टार्ट के ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल सर्वर से भी आप यहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। फर्दर आप कनेक्ट करना चाहें तो दोबारा किसी और सर्वर से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो डेटाबेसेस की है। एक सर्वर पे कई डेटाबेस बन सकते हैं। जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो फिलहाल यहाँ पर मैंने एक ही डेटाबेस बनाया हुआ है जिसका नाम है एडमिन RHC, और यहीं पर ही आप जो है वो नया डेटाबेस बनाएंगे। नया डेटाबेस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मीन्स के आप इस पर राइट क्लिक करें और न्यू डेटाबेस पर क्लिक कर दें, या आपने अगर पहले MySQL या इस तरह VBMS इस्तेमाल किया हुआ है तो उसके अंदर आपको क्रिएट डेटाबेस की क्यूरी लिखनी पड़ती है, तो वो क्यूरी भी यहाँ पे आप न्यू क्यूरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नई क्यूरी विंडो जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आप क्रिएट डेटाबेस की क्यूरी भी लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम GUI में हैं, लिहाजा GUI में हम देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। इसको क्लोज कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और न्यू डेटाबेस पे चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो है वो एक न्यू डेटाबेस का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इस विंडो को बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सकें। यहाँ से आप डेटाबेस का नाम रखते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक पॉइंट ऑफ सेल की एप्लीकेशन बनाते हैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया पॉइंट ऑफ सेल। नाम के रखने के असूल जो हैं वो वही हैं जो किसी वेरिएबल के हैं। स्पेस नहीं देनी, स्पेशल करैक्टर इस्तेमाल नहीं करने, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। दूसरा ये कि जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो आपके जहन में फ़ौरन ही ये होना चाहिए कि इस डेटाबेस की फ़ाइल्स कहाँ स्टोर होंगी। जितने भी डेटाबेसेस हैं, चाहे वो ओरेकल है, SQL सर्वर है या एक्सेस है, सारा डाटा एक फ़ाइल में रखते हैं जो कि आपकी हार्ड डिस्क पे पड़ी होगी। तो फाइल्स जो हैं वो यहाँ से आप मैनेज करेंगे। जिसको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डेटाबेस फाइल्स। यहाँ पे आपके पास दो तरह की फ़ाइल्स होती हैं। एक है आपके पास डाटा फाइल, जिसको रोज़ डाटा फाइल कहा गया, और दूसरी है आपके पास लॉग फाइल। जो रोज़ डाटा फाइल हैं इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। पहली कहलाती है प्राइमरी, दूसरी कहलाती है सेकेंडरी। फ़िलहाल हम एक ही फ़ाइल रखते हैं और फिर उसके बाद इनिशियल साइज़, यानी कि जब ये फ़ाइल फर्स्ट टाइम क्रिएट होगी डिस्क के ऊपर तो कितना साइज़ लेगी। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका डाटा बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो आप इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस तरह लॉग फाइल का साइज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो ग्रोथ का मतलब है कि जब ये 8 MB का डाटा पूरा हो गया, आपने लेट्स सपोज के पास 8 MB की फ़ाइल बनाई, वो 8 MB डाटा स्टोर होता रहा 8 MB तक पहुंच गया, तो ऑटोमेटिकली SQL सर्वर जो है उस फाइल का साइज़ बढ़ाकर 64 MB कर देगा। ठीक,
और उसके बाद जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर 64 MB, फिर 64 MB, इस तरह आप इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि नहीं जनाब 64 बहुत ज़्यादा है, मैं इसको हर दफ़ा 8 करना चाहूँगा, तो यहाँ पर जो है वो आप 8 कर लें, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको जो है वो तब्दील नहीं कर रहा। आप इसको लिमिटेड भी कर सकते हैं कि कोई फ़ाइल जो है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा बड़ी ना हो। एक बात ध्यान में रखें कि जैसे जैसे फ़ाइल का साइज़ बड़ा होता जाता है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। तो आपको ये खुद भी थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी। वैसे तो SQL सर्वर एक अच्छा सिस्टम है, ये मैनेज कर सकता है फाइल्स, लेकिन अगर आप खुद भी इसके ऊपर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह मेगाबाइट में अपडेट कर सकते हैं, इसी तरह जब आप परसेंटेज में भी अपडेट कर सकते हैं कि ये हर मरतबा फाइल का साइज़ जो है वो 10% तक बढ़ जाए। मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक बहुत अहम चीज़ कि ये फ़ाइल हार्ड डिस्क में कहाँ स्टोर होगी। फ़िलहाल ये फ़ाइल जो है वो हमारी इस लोकेशन पर स्टोर, यानी कि C ड्राइव से प्रोग्राम फाइल्स, फिर वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MS SQL सर्वर 14, SQL सर्वर एक्सप्रेस /MS SQL /data, ठीक है। तो ये C ड्राइव में ये फाइल्स स्टोर कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको कहीं और स्टोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी ये आदत है कि मैं अपनी फ़ाइल्स जो हैं वो एक मैंने डायरेक्टरी बनाई हुई है प्रोजेक्ट की, जिसमें मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ अपने नए प्रोजेक्ट के हवाले से, और वहाँ पर मैंने 2 मज़ीद इसके अंदर फ़ोल्डर्स या डायरेक्टरीज बनाता हूँ। पहला है जो पॉइंट ऑफ सेल ऐप, दूसरा है जो पॉइंट ऑफ सेल DB। पॉइंट ऑफ सेल DB का मतलब है कि इसके अंदर मैंने अपना डाटा रखना है। अभी खाली फ़ोल्डर ही है, इसके अंदर कोई और हमने काम नहीं किया, कोई फ़ाइल इसके अंदर हमने क्रिएट नहीं की, तो इस फ़ोल्डर में जो है वो मैंने रखना है। और ये फ़ोल्डर कहाँ पर है जी? ये H ड्राइव से प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट से हमारी डायरेक्टरी पॉइंट ऑफ सेल ऐप की। तो एग्जैक्टली ये बात जो है मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया हुआ था, तो ये H ड्राइव से प्रोजेक्ट्स से पॉइंट ऑफ सेल DB, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि दूसरी लॉग फाइल के लिए भी यही हो, तो इसी को कॉपी और इसके ऊपर जाकर पेस्ट, ठीक है। दोनों फाइलों का साइज़ जो है वो सेम हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप देखें 2 फाइलें आपको नज़र आ रही हैं। पहली है डाटा फाइल, यानी कि जो मेरे टेबल बनेंगे, कॉलम बनेंगे, डाटा मैं इनपुट करवाऊँगा क्रूड ऑपरेशन के ज़रिए, वो इस फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि SQL सर्वर जो है वो डाटाबेस के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस का भी रिकॉर्ड रखता है, कि यानी कि डाटा डिलीट हुआ तो कब हुआ, किसने किया, डाटा इन्वर्ट हुआ तो कब हुआ, किसने किया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास लॉग फाइल में जाती हैं। तो आमतौर पे हम इसको नहीं छेड़ते, क्योंकि इसका डाटा जो है बड़ा स्पेसिफिक होता है। अलबत्ता जो हमारी एक्चुअल फ़ाइल है वो है हमारी पॉइंट ऑफ सेल की फ़ाइल, जहाँ पे एक्चुअली हमारा डाटा मौजूद होगा। और इसके अंदर आप देखें कि इसके डायरेक्टरी का पाथ जो है वो मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल, और ये पॉइंट ऑफ सेल है। अभी ये फ़ोल्डर आपको खाली नज़र आ रहा है, लेकिन जो ही मैं इसको मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे अपना फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि आप चाहते हैं कि डाटा की मल्टीपल फाइल्स बने, जिस तरह ये प्राइमरी फाइल है तो और बहुत सारी फाइल बने, जिस तरह मैंने आपको बताया सेकेंडरी फाइल बनती हैं। तो सेकेंडरी फाइल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नई फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये देखिए, ये भी आपके पास रोज डाटा फाइल है और ये प्राइमरी फाइल है, और इसका भी सारा स्ट्रक्चर जो है वही है। और आप इसको जो है वो फाइल ग्रुप में दे सकते हैं, प्राइमरी देना है, सेकेंडरी देना है, जो भी आप देना है दे सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया और इसको आप ओके पे क्लिक कर दें जी। फाइलें क्रिएट हो गई, और आप देखें कि जो फोल्डर हमारे पास पहले ब्लैंक था, उसमें कोई फाइल नहीं थी, वहाँ पे 2 फाइलें बन गई हैं। एक है पॉइंट ऑफ सेल .mdf और दूसरी है पॉइंट ऑफ सेल .log.ldf। ये LDF फाइल नाम से ज़ाहिर है कि ये लॉग फाइल है, और MDF फाइल जो है ये हमारी प्राइमरी डाटा फाइल है। तो अब हम अपने SQL सर्वर में आते हैं, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर एक नया डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया है। डाटाबेस क्रिएट हो गया, उसके बाद अगला मरहला आता है कि इसके अंदर हम एंटिटीज़ बनाएं। एंटिटीज़ आपको पता है कि टेबल से ज़ाहिर होती हैं, यानी कि जो जिनको आप एंटिटीज़ कहते हैं वो इनफैक्ट टेबल्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप देखें बहुत सारी ऑप्शन हैं, इनमें से दूसरी ऑप्शन जो है वो टेबल्स है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको एक्सपेंड करता हूँ।
SQL सर्वर कुछ अपने टेबल्स भी यहाँ पर मैनेज करता है जिनको सिस्टम टेबल्स कहा जाता है। उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उनके साथ हम बहुत कम काम करते हैं, तो हम अपने टेबल यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसके अंदर जो है वो एक टेबल क्रिएट करता हूँ और इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर टेबल पे क्लिक करूँगा। और दूसरा एक तरीका जो है वो जैसे कि यहाँ पे आप राइट क्लिक करके नया टेबल क्रिएट करें। आप न्यू क्यूरी के ज़रिए भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो खैर राइट क्लिक करते हैं, टेबल पे क्लिक कर दें, न्यू टेबल, ये नया टेबल आ गया और इसका डिज़ाइनर है। हम यहाँ पर कॉलम नेम्स देंगे, यानी कि यहाँ पे फ़िलहाल एक कॉलम नेम लिखने की जगह है और फिर जो है वो हम यहाँ पर आगे देते जाएंगे। हम लेट्स सपोज प्रोडक्ट का टेबल बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट आईडी, इसकी डाटा टाइप आप इंट दे दें या var दे दें या न्यूमेरिक दे दें। मैं आमतौर पे न्यूमेरिक देता हूँ। न्यूमेरिक जो डाटा टाइप है इसके दो पार्ट्स हैं। एक आप यहाँ पर 18,0 लिखते हैं। 18 का मतलब ये कि टोटल 18 लेंथ इसकी हो सकती है और पॉइंट के बाद जो है वो 0 नंबर आएंगे, यानी कि ये इंटीजर फॉर्म में होगा। यहाँ पे आप 2 लिख दें तो ये पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लेगा, 2 डेसिमल पॉइंट्स लेगा। तो ये आप फ्लोट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीजर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलाउ नल का मतलब है कि आप इसको अगर ब्लैंक छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, इसकी एंट्री ना करें। लेकिन हमें पता है कि आईडी आमतौर पे प्राइमरी की होती है, तो हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहते, लिहाजा इसको अलाउ नल फॉल्स कर देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम नाम आपको पता है कि स्ट्रिंग में आते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है कि var4। तो यहाँ पे var4 और ये 50 का मतलब है 50 कैरेक्टर्स तक इसकी लेंथ हो सकती है, यानी अगर 51 से ऊपर आएंगे तो फिर जो है वो 51 से ऊपर अगर होंगे तो ये उनको स्किप कर देगा। यानी अगर 54 आपने दे दिए तो पहले 50 तो स्टोर कर लेगा, लेकिन अगले 4 जो है ये स्टोर नहीं करेगा। तो इसका एक टिप ये है कि आप बजाय इसके कि इसकी लेंथ दें, आप यहाँ पर लिख दें मैक्स। मैक्स का मतलब ये कि जितने भी करैक्टर आप इसके अंदर देंगे ये सारे के सारे अपने पास स्टोर करेगा। इसी तरह आप इसको भी अलाउ नल फॉल्स कर दें। फिर उसके बाद जो है वो आप प्रोडक्ट प्राइस, इसके अंदर मनी भी आप दे सकते हैं और फ्लोट भी आप दे सकते हैं और न्यूमेरिक भी आप दे सकते हैं। कीमतें पॉइंट में हो सकती हैं, डेसिमल प्लेस में हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैं एक और वैल्यू बना देता हूँ रिमार्क्स के नाम से, ये रिमार्क्स, और ये var4, और इसको भी मैक्स कर देते हैं और इसको मैं अलाउ नल कर देता हूँ। ठीक, अच्छा, ये हमारे पास डाटा जो है वो बन गया। फ़िलहाल हमने इसको स्टोर नहीं किया, इसलिए यहाँ पर आप देखें कि ये dbo.table_1 लिखा नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि ये प्रोडक्ट का टेबल है। लेकिन आगे चलकर इसका नाम हम प्रोडक्ट का टेबल ही रखेंगे। और उसके साथ ये स्टार भी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट ये अभी सेव नहीं हुआ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इसके अंदर मिस कर गए हैं वो है जिसकी प्राइमरी की बनाना। इस पर प्राइमरी की बनाने का तरीका ये है कि जिस कॉलम को आप या मल्टीपल कॉलम्स को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उस पर आप जस्ट क्लिक करें, ये रो सेलेक्ट हो जाएगी और इस पर राइट क्लिक करें और सेट प्राइमरी की करते हैं। अब ये बतौर प्राइमरी की सेट हो जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत स्पेशल प्रैक्टिस है जो आमतौर पर डेटाबेस बनाते हुए की जाती है, वो ये कि प्राइमरी की जो है ये एक ऑटो नंबर होता है। मीन्स कि आप पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं उसको ऑटोमेटिकली नंबर मिलेगा 1, दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं उसको मिलेगा 2, फिर तीसरा करते हैं उसको मिलेगा 3। तो इस तरह की आप कोई ऑटोमेटिक फार्मूला जो है वो बनाना चाहें तो वो आप इसके अंदर बिल्कुल बना सकते हैं। आपने इसको प्राइमरी की बना दिया, फिर इसी कॉलम को सिलेक्ट करते हुए नीचे आप कॉलम प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिलेगी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। इसको आप एक्सपेंड करें, इस आइडेंटिटी नो है, इसको आप यस कर दें, ठीक है, यस हो जाएगा। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1 और सीड 1। सीड से मुराद है कि ये कहाँ से शुरू होगा, मीन्स कि पहला आइटम जो इंसर्ट करेंगे वो 1 होगा और हर मरतबा इंक्रीमेंट जो होगा वो भी 1 का होगा, यानी कि पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा 3, चौथा 4 एंड सो ऑन। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आप इंक्रीमेंट 2 का कर देते हैं और पहला एलिमेंट 1 करते हैं, तो फिर पहला एलिमेंट 1 का होगा, दूसरा 3 का होगा, तीसरे की जो प्राइमरी की वैल्यू होगी वो 5 होगी एंड सो ऑन।
तो हम आमतौर पे इसको नहीं छेड़ते, हम इसको जो है वो दोनों को 1 1 रखते हैं, यानी कि 1 से शुरू हो और हर मरतबा नई एलिमेंट जो आए वो एक इंक्रीमेंट के साथ आए। और फिर हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव के लिए यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर क्लिक किया। अब हमसे ये नाम मांग रहा है कि जी आप इसका नाम तब्दील करना चाहते हैं। जी हाँ, इसका नाम तब्दील करना चाहते हैं। इसका नाम हमने रख दिया प्रोडक्ट और इसको हम कर देते हैं जी ओके, ठीक। और इसके बाद हम इस कॉलम टेबल डिज़ाइनर को जो है वो हम क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि टेबल के अंदर कोई आपको पता नहीं चल रहा है कि वो टेबल कहाँ गया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको सिलेक्ट करें और ये रिफ़्रेश पे क्लिक करें, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देखें ये एक्सपेंड हो गया। तो दोबारा आप शायद यहाँ पे dbo डॉट प्रोडक्ट नाम कट यहाँ पे बन गया, ये टेबल प्रोडक्ट का टेबल बन गया। और आप इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आप इसके कॉलम्स की लिस्ट देख सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, रिमार्क्स, और इसकी कीज़ देख सकते हैं। फ़िलहाल इसके अंदर pk_प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसकी की है, ठीक है। इस पर आपको कोई कंस्ट्रेंट लगानी है, कोई इंडेक्सेस लगाने हैं, ट्रिगर्स लगाने हैं, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ये आगे की चीज़ है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप देखें कि हमने टेबल भी बना लिया और कॉलम भी बना लिया और उनकी हमने वैल्यूज़ भी दे दी। अब मरहला आता है कि इसमें आपने डाटा को एंटर करना है। तो आमतौर पर डाटा जो है वो आप एप्लीकेशन से एंटर करते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको तरीका बताता हूँ कि डायरेक्टली इस टेबल में डाटा कैसे एंटर करेंगे। प्रोडक्ट टेबल के नाम पे राइट क्लिक करें और एडिट टॉप 200 रोज पर क्लिक करें। ठीक, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कर देता हूँ जी मोबाइल, प्राइस मैं कर देता हूँ जी 20,000, ठीक है जी, और रिमार्क्स कर देता हूँ जी न्यू। और जो ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा फ़ौरन ही ये डाटा एंटर हो जाएगा। एक बात आपने देखनी है कि यहाँ पर जो है वो मैंने प्रोडक्ट आईडी इंटर नहीं किया, और साथ ही अगर आप इसको गौर से देखें इसका कलर भी थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, ये ब्लैक में है और ये थोड़ा सा ब्राउन में है, और यहाँ पर नल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका कलर चेंज है, इसका मतलब ये है कि ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है। अगर ऑटो इंक्रीमेंट ना होता तो फिर यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट आईडी इंटर करना पड़ता। अब जो ही मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा या एंटर की प्रेस करूँगा या दूसरी किसी जगह पे क्लिक करूँगा, ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पर भी 1 आ गया। इसको अगर मैं तब्दील भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको तब्दील मशीन के यहाँ पे देखें मैं कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा, तो आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर टाइप ना करने की वजह यही है कि आपने ऑटो इंक्रीमेंट रखा था। इस तरह मैं दूसरी कोई प्रोडक्ट लिखता हूँ, लेट्स सपोज के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चार्जर, प्राइस है इसकी 200, ठीक है, और रिमार्क्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दिए हैं। अगर आपको याद हो तो रिमार्क्स को मैंने अलाउ नल किया था, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रिमार्क्स और यहाँ पर नल, इसका मतलब है कि इनको आप खाली छोड़ सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो विदाउट एनी प्रॉब्लम इसको खाली छोड़ देगा। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखता और उसकी जस्ट एक प्राइस लिख देता हूँ, फर्ज करें कि 100 मैंने इसकी प्राइस लिख दी और आगे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर एक एरर आया है, ठीक है, ये नो रो अपडेटेड, द रो डाटा 3 वाज नॉट कमिटेड, ठीक है, कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू कॉलम प्रोडक्ट नेम, ठीक, इसमें आप प्रोडक्ट नेम में जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ओके कर देते हैं इसको और यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी फायर, और अब यहाँ पे मैं इसको भी ये कर देता हूँ चार्जिंग केबल, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास नेक्स्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप देखें कि चूँकि मैंने एक दफ़ा इसको इन्वर्ट करने की ट्राई कर ली है और वो इन्वर्ट नहीं हुआ था प्रॉपरली, लिहाजा 3 के बजाय यहाँ पर 4 इन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ इशू है SQL सर्वर का, कि उसने जो है वो एक एंट्री कमिट भी नहीं की और आगे नंबर भी जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन खैर इसने अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं किया तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और हम इसको अब क्लोज़ कर दें। अगर हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और दोबारा ओपन करते हैं और दोबारा हम एडिट या सिलेक्ट करते हैं टॉप 1000 रोज़ या 200 रोज़, कोई सिर्फ देखना है हमने डाटा, तो उसके लिए जो है वो हम
आप देख सकते हैं कि ये क्यूरी लिखी हुई है, क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है और ये रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने जनरेट हुए हैं। इस तरह अगर हमने एडिट करना है किसी वैल्यू को तो टॉप लेट्स सपोज के मैंने चार्जर की प्राइस जो है वो 250 करनी है, तो मैं इंटर कर देता हूँ, तो ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा जो है वो सेलेक्ट टॉप 1000 रोज करता हूँ, तो अब जो है वो मेरे पास 250 आएगा। अब इस लेक्चर के आखिरी मरहले में हम ये देखते हैं कि क्यूरीज़ इसमें कैसे एग्जीक्यूट की जाती हैं, क्योंकि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हमने डेटाबेस पे वो क्रूड ऑपरेशंस कहलाते हैं और उनको एसक्यूएल कमांड्स के ज़रिए ही परफॉर्म किया जा सकता है। जब हम अपनी एप्लीकेशन से डाटा इस डेटाबेस में डालेंगे या यहाँ से रिट्रीव करेंगे तो भी हम इन्हीं कमांड्स को ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले इन कमांड्स को देखते हैं। 4 कमांड्स हैं, इंसर्ट की, अपडेट की, सेलेक्ट की, डिलीट की। तो पहले हम सेलेक्ट की क्यूरी लगा कर देखते हैं। इसके लिए आपको न्यू क्यूरी एडिटर ओपन करना पड़ेगा। न्यू क्यूरी पे क्लिक किया और इसमें आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर पी कैपिटल लिखा है, इससे कोई मसला नहीं होता। आप छोटा लिखना चाहें तो छोटा भी लिख सकते हैं। और जब आप इस क्यूरी को लिख लेंगे तो इसको आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करें। सेलेक्ट किए बगैर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन आदत बनाएं कि कभी भी सेलेक्ट किए बगैर एग्जीक्यूट ना करें, क्योंकि एक ही क्यूरी एडिटर के अंदर कई क्यूरीज लिख सकते हैं और अगर आप सेलेक्ट किए बगैर एग्जीक्यूट करेंगे तो सारी क्यूरीज एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो कभी कभी ये चीज़ जो है वो डेटाबेस के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। मुमकिन है कि आपने नीचे कोई डिलीट की क्यूरी लिखी हो तो डिलीट की क्यूरी एग्जीक्यूट होने से आपका सारा डाटा ही ख़त्म हो जाए। तो सेलेक्ट की क्यूरी लिखी, उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक किया तो ये एग्जीक्यूट हुआ और आपके सामने ये रिज़ल्ट जो हैं वो आ गए। ठीक इसी तरह आप इसके अंदर जो है वो इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे। इंसर्ट की क्यूरी लिखना भी बहुत आसान है। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज़। इंसर्ट की क्यूरी लिखने के कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर कॉलम्स की लिस्ट भी देते हैं, लेकिन कई दफ़ा नहीं भी दी जाती, कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप कॉलम की लिस्ट नहीं देते तो फिर यहाँ पे कॉलम आपको उसी तरतीब से देने पड़ेंगे जिस तरतीब से यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि पहले प्रोडक्ट नेम, फिर प्राइस, फिर रिमार्क्स। और अगर आप कॉलम के नाम दे देते हैं तो फिर आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो उसी तरतीब से आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर नाम नहीं दे रहा, यानी तरतीब वही रखूँगा जो कि डिफ़ॉल्ट में है। सबसे पहले है जी प्रोडक्ट नेम। अच्छा, आप यहाँ पे पूछेंगे जी कि प्रोडक्ट आईडी क्यों नहीं दिया जा रहा, तो प्रोडक्ट आईडी जो है वो ऑटो नंबर है, ऑटोमेटिक की गई है हमने, तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगी। अभी हमने डेटाबेस में जब टेबल में इंसर्शन की थी, हमने एंट्री की थी, तो भी हमने वहाँ पर प्राइमरी की नहीं दी थी। तो यहाँ पे जस्ट हम प्रोडक्ट नेम देते हैं, प्रोडक्ट का नाम दिया और लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ स्पीकर। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी प्राइस 500 और उसके बाद फिर रिमार्क्स। ठीक है जी, 800 वॉट। ठीक है, ये उसकी मैंने पावर लिख दी। अब इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा और एग्जीक्यूट कर दूँगा। अब जो ही मैंने एग्जीक्यूट किया फ़ौरन आप देखें कि लिखा हुआ आ गया 1 रो इफेक्टेड। इसका मतलब ये है कि एक नई रो इंसर्ट हुई है। अभी हम देखते हैं कि क्या हमारी ये प्रोडक्ट इंटर हुई है कि नहीं हुई। तो दोबारा ऊपर वाली सेलेक्ट की क्यूरी को सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये देखें आखिर में हमारे पास सेलेक्ट की क्यूरी भी एग्जीक्यूट हो गई है। यानी कि आप ये काम दोनों कर सकते हैं, सेलेक्ट की क्यूरी भी चला ली और हमने इंसर्ट भी कर लिया। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि यही दोनों क्यूरीज़ हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे चलाएं कि हमारा डाटा हमारी फॉर्म एप्लीकेशन से हमारे डेटाबेस में आ जाए।